फ्रेंड्स, आज हम लोग एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत, जो दिया गया है जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा, जो जर्मन फिजिस्ट थे 1826 ईस्वी में। उनके द्वारा जो ऑब्जर्वेशन किया गया और उसके आधार पर उन्होंने एक लॉ इसका स्टेटमेंट दिया जो कि ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ओम्स लॉ क्या है, इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे, इसका लिमिटेशन क्या है, इन सारी बातों को आज हम जानेंगे। तो आइए स्टूडेंट एंजॉय करते हैं। ओम्स लॉ ये हमें बताता है एक रिलेशन के बारे में। ये रिलेशन स्टेटमेंट क्या है ओम्स लॉ का? इट गिव्स अस ए रिलेशन। किसके किसके बीच में रिलेशन दिया गया है? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। इस दोनों के बीच में हमको वो रिलेशन उनके द्वारा बताया गया, ओम्स के द्वारा। तो कैसा रिलेशन बताया गया है? बताया गया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर पर, तो अगर उसके द्वारा करंट जनरेट होता है आई, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये है ओम्स लॉ। ठीक है ना, ये है ओम्स लॉ। उन्होंने बताया कि V वेरीज एज आई, V वेरीज एज आई। अगर V बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, अगर भी घटेगा तो आई भी घट जाएगा। यानी कि ये प्रोपोर्शनल है। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये होता है। ये तो एक सामान्य सी परिभाषा है। अब इन डिटेल में जाते हैं तो देखते क्या हैं कि ये जो V वेरीज एज आई है, किसी भी खास कंडक्टर के लिए सर्टेन कंडक्टर ठीक है, और कांस्टेंट फिजिकल स्टेट। यहाँ एक चीज ध्यान देने योग्य है कि ये कांस्टेंट फिजिकल स्टेट क्या है। ये ओम्स लॉ वैलिड होगा तभी जब ये इसका ध्यान रखा जाए इन खास स्थितियों में। कौन सी खास स्थिति है? पहली बात है कि अगर कोई भी सर्टेन कंडक्टर, अगर हम इस कॉपर वायर को लेते हैं और अगर ये कॉपर वायर का डायमेंशन कुछ इस तरह का है कि ये 1 मीटर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसकी जो लंबाई है वो L है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये L, और ये वायर है कॉपर का। तो एक स्पेसिफिक कंडक्टर हुआ जो कॉपर है, एक सर्टेन उसका डायमेंशन हुआ जो कि L लंबाई का है और
वन मान लेते हैं कि ये 1 मीटर है लंबाई इसकी, और 1 मीटर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इस डायमेंशन का हो, मतलब एक स्पेसिफिक डायमेंशन है, और ये कांस्टेंट फिजिकल स्टेट का में है। मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर है और जो डेंसिटी अब मान लेते हैं, ये सारी स्थितियां भी लगभग कांस्टेंट है। अगर हम मान लें कि ये मेरा जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, तो लगभग इसको मेंटेन करके रखें तो ऐसी स्थिति में भी वेरीज एज आई होगा। मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर स्लाइट डिफरेंस है तो देयर इज नो मैटर एट ऑल, बट अगर मेजर डिविएशन है तो फिर रेजिस्टेंस को, रेजिस्टिविटी को इफेक्ट करेगा, और रेजिस्टिविटी को प्रभावित करेगा तो रेजिस्टेंस प्रभावित हो जाएगा। तो इस कारण से ओम्स का लॉ वैलिड तभी है जबकि एक सर्टेन सिचुएशन हो, सर्टेन कंडक्टर हो, सर्टेन फिजिकल स्टेट हो, सर्टेन डायमेंशन हो। तो ओम्स का लॉ क्या बताता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है उस कंडक्टर पर, और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें प्रोपोर्शनलिटी कैसी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? ओके, चलिए। तो ओम्स लॉ की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड on a certain conductor okay in a certain dimension and physical state is directly proportional to generating current। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to the generating current, providing it constant physical state and a specific conductor having certain dimension, और that's all। ओके, तो ये हमारी ओम की परिभाषा, ओम्स लॉ की परिभाषा ये कहती है। अब ओम के द्वारा कुछ इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया कि क्या ऐसा उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट को कैसे उन्होंने प्राप्त किया। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ये एमीटर, ये दिस,
ये रेजिस्टेंस R ओम, ये रियोस्टेट, ये वोल्टमीटर, ये प्लस, ये माइनस, ये वोल्टमीटर, वोल्टमीटर, ये एम्पियर में एमीटर, एमीटर, ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ये रियोस्टेट, रियोस्टेट, ये बैटरी, बैटरी का ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। करंट कुछ इस डायरेक्शन प्लस से माइनस, यानी कि ये हुआ क्लॉक। ओके स्टूडेंट्स, इस सर्किट को देखें। ओम्स के द्वारा क्या क्या लिया गया, और एक वायर लिया गया, यहाँ पे स्विच लगाते हैं, की, दिस इज की स्विच। ओम के द्वारा ये वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो क्या क्या किया गया था कि एक वायर, एक कंडक्टर लिया गया, पहली बात, दूसरा एक रियोस्टेट लिया गया, तीसरा एक एमीटर लिया गया, फोर्थ वोल्ट मीटर लिया गया, ये आर ओम का रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, और ये की स्विच। इस सारे अरेंजमेंट को, इस सारी व्यवस्था को प्रॉपरली अरेंज कर दिया गया, और ये नोटेशन बताता है कि सर्किट ऑन है। अगर यहाँ से पॉइंट ये इस तरह से डिलीट कर दिए तो कहा जाएगा कि ये सर्किट जो है वो ऑफ है, ठीक है। ये बैटरी है, और बैटरी क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है ना। जब बहुत सारे सेल्स को हम इंटरकनेक्टेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैटरी। यहाँ पर देखें कि ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि ये प्रोवाइड करता है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वेरिएबल रजिस्टर, ये वेरिएबल रजिस्टर से ये क्या करता है, रेजिस्टेंस को वेरी करने की एबिलिटी इसमें होती है। क्या होती है, एबिलिटी टू वेरी रेजिस्टेंस विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी बाधा के ये रेजिस्टेट रजिस्टर एक वेरिएबल रजिस्टर है जो कि रेजिस्टेंस को वेरी करता है। ये एक स्लाइडर की तरह बिहेव करता है, जिसको कि हम स्लाइडिंग करके, स्लाइड करके रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और ये एमीटर है। एमीटर क्या क्या होता है कि ये मेजर करता है, मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और ये वोल्ट मीटर का क्या काम है, ये मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। क्लियर है। ये एक रेजिस्टेंस है, दैट इज डिस्टरबेंस। ये क्या है, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस which opposes electric current. Clear? Okay.
अब देखिए यहाँ एक चीज़ और हम लोग ध्यान दें बच्चों कि यहाँ जो ये एमीटर है ये सीरीज में जोड़ा जाता है। ये कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को हम कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में। याद रखने योग्य बात है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं हम? पैरेलल। ठीक है ना? याद रखें कि वोल्ट मीटर को हम किस तरह से जोड़ेंगे? पैरेलल। एमीटर को कैसे जोड़ेंगे? सीरीज। ऐसा क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ये हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जबकि एमीटर का जो है ये लो रेजिस्टेंस का होता है। तो अगर हम एमीटर को, सबसे पहली बात तो एमीटर को सीरीज में जोड़ने का एक कारण सिर्फ ये है कि एमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं। हमको मेजर करना है करंट को, और अगर हम एमीटर के थ्रू करंट को पास करेंगे तो हम करंट को मेजर कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर चूंकि एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, देन जो भी सर्किट का जो भी वायर है, जो कंडक्टर है, तो अगर हम एमीटर को हम पैरेलल जोड़ते हैं, शिफ्ट करते हैं, पैरेलल शिफ्ट करते हैं, तो क्या इसका रिजल्ट होगा? इसका रिजल्ट ये हो जाएगा कि अगर आप इसको ऐसे समझें कि आपको यहाँ से जाने का दो रास्ता है, एक इस तरह से है और एक इस तरह से। तो आप कौन से रास्ते को प्रेफर करिएगा? यहाँ आपको ये देख रहे हैं कि ढलान, मतलब आपको क्या चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, और यहाँ आपको आराम से आप जा रहे हैं, ढलान है, तो प्रेफर करिएगा इस रास्ते को। क्यों? यहाँ रेजिस्टेंस कम है, यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो ठीक यही फिनोमिना यहाँ है कि अगर हम कम रेजिस्टेंस को इधर अप्लाई करते हैं, ये मान लीजिए कि ये कम रेजिस्टेंस है, यहाँ एमीटर है, ये आप नॉर्मल सर्किट का करंट, नॉर्मल सर्किट का ये वायर है मान लीजिए, तो करंट इधर से जाना चाहेगा, तो मैक्सिमम करंट जो है वो एम्पियर से होके जाने के कारण क्या होगा? चूंकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है और मैक्सिमम करंट उसको के पास करेगा, तो हीटिंग इफेक्ट के कारण वो क्या होगा ना, वो चूंकि हमको पता है कि अगर पतला तार है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? अधिक होता है। मोटा तार है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो जो भी कारण होगा, रेजिस्टेंस कम है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट उधर से ही जाएगा, तो वो एमीटर क्या होगा? जल जाएगा, पहली बात। ठीक है, और हम उसको मेजर भी चूंकि हमको करना है, जो प्रॉपर करंट हमारे सर्किट से पास कर रहा है उसको चलते हैं, यही कारण है। दूसरी बात, अगर वोल्ट मीटर में क्या होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इसको सीरीज में करें तो क्या होगा? होगा ये कि जो करंट इसको के जाएगा ही नहीं लगभग, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। तो एक तो पहली बात कि वो जो है ना, मेरा जो पर्पस है वो पूरा नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि अगर हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो जब करंट उस होकर नहीं जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने के कारण कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन जब बढ़ेगा जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और फिर वो वोल्ट मीटर ही जल जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें कि वोल्ट मीटर को जब भी हम जोड़ें तो पैरेलल में जोड़ें और एमीटर को हम सीरीज में जोड़ें, इस बात का ध्यान रखें। ओके, एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो ओम ने क्या किया कि जो रियोस्टेट है, जो इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, करंट कंट्रोलर, ये कंट्रोल भी करता है करंट। तो इसको स्लाइड कर करके डिफरेंट सिनेरियो में, डिफरेंट सिचुएशन में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया और एम्पियर स्केल पर करंट को ऑब्जर्व किया, उसके क्वांटिटी को ऑब्जर्व किया, और वोल्ट मीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस को ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने पाया
कि देयर एग्जिस्ट सम प्रोपोर्शनलिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हर स्थिति में क्या हुआ कि जो पीडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ एसी कैरेक्टरिक करंट के। अगर ये पीडी भी है तो भी वेरीज एज आई फ्लोइंग करंट। इस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने प्राप्त किया। तो ये है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। क्या है ये? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है ना? तो उन्होंने विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट देयर ऑब्जर्व इट भी वेरीज एज आई। चलिए, अब क्या किया उन्होंने कि भाई इस भी और आई के बीच में एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व को, कैरेक्टरिस्टिक जो ग्राफ है उसको प्लॉट किया। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए ये ग्राफ, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। वो एक्स एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस को कंसीडर किए और वाई एक्सिस के अलोंग करेंट को ऑब्जर्व किए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये 0.1 है 1 वोल्ट, ये पॉइंट कुछ 2 वोल्ट, ये पॉइंट कुछ 3 वोल्ट। यहाँ पर मान लीजिए कि ये है 1 एम्पियर, यहाँ है 2 एम्पियर, यहाँ है 3 एम्पियर। ठीक है ना? तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब पोटेंशियल 1 वोल्ट था तो जो करेंट हुआ वो भी यहाँ कुछ, इसका वैल्यूएशन 1 एम्पियर आया। तो जो ये 2 डायमेंशनल प्लेन है इसमें अगर हम कंसीडर करें तो ये पॉइंट कंसीडर किया 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर। ठीक है, चलिए, जब यहाँ 2 वोल्ट आया तो ये आया कुछ यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से जब यहाँ 3 वोल्ट किए तो ये कुछ आया फिर यहाँ पे एग्जैक्ट। तो जब उसको अगर हम मिलाते हैं तो ये कुछ इस तरह का एक बनता है। जो लाइन वो है स्ट्रेट लाइन। ये कैसा लाइन बना? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो पॉइंट होगा अगर हम इसको इस तरह से करें, इस तरह से ड्रॉ करें तो कुछ ये हुआ, ये कुछ ये हुआ, ये कुछ ऐसा, माने ये कुछ इस तरह का। तो यहाँ क्या होगा? अगर ये पॉइंट ए है तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट 1 एम्पियर। ये पॉइंट अगर बी है तो ये होगा 2 वोल्ट 2 एम्पियर। ये अगर सी है तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट 3 एम्पियर। ठीक है ना? तो यही उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो ये स्थिति तब बनती है जबकि इसको हम बायसिंग अगर इस तरह से करें तो मान लीजिए ये प्लस है और ये हमारी बैटरी है और हम करंट को कुछ
एक मिनट इसको जरा समझते हैं। ये मान लीजिए कि कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर को हम एक बैटरी से जोड़ते हैं। कुछ इस तरह से, ये प्लस, ये माइनस, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो देखिए क्या होता है, यहाँ ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि ये प्लस है और माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस इधर होगा। तो जो करंट का फ्लो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी कि इधर होगा। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, ठीक है, और कन्वेंशनल करंट का फ्लो, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करें तो ये इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जबकि कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है, ये जो कन्वेंशनल करंट है, इसका डायरेक्शन कौन सा है, इसका है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ इस तरह की बात होगी। तो जो ये ग्राफ प्लॉट किया गया है वो इस सिनेरियो में, ठीक है। अगर हम इस पोलैरिटी को चेंज करते हैं, मतलब ऐसा कुछ करते हैं कि यहाँ अगर ये है देखिए इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिए। अब क्या है कि यहाँ पर निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो अब करंट जाएगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट आई एम्पियर, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम रिवर्स किए, ये जो इसको जो मतलब बदल दिए, पोलैरिटी को चेंज कर दिए। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा देख, हम पता है कि कार्टेशियन सिस्टम में जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, और इस अगर ये ओरिजिन है तो हम इस साइड लेते हैं पॉजिटिव, इस साइड लेते हैं निगेटिव, इस साइड लेते हैं पॉजिटिव, इस साइड लेते हैं निगेटिव। तो पोलैरिटी चेंज करने का मतलब हुआ कि अब हम भी इस साइड लेंगे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, और करंट इस तरफ लेते हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो फिर उसी तरह की कुछ बातें होंगी, जो ये है, फिर ये है, और फिर ये है। तो यहाँ भी हम देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो कहने का मतलब यहाँ इसको हम ऐसा नहीं समझे कि माइनस करंट नहीं, माइनस करंट और माइनस करंट और माइनस वोल्ट का क्या सेंस है। इसका सेंस बस इतना है कि हम पोलैरिटी ऑफ बैटरी जो है उसको चेंज कर दी। तो जब एक सिनेरियो था जब यहाँ हम दोनों पॉजिटिव ले रहे थे और इस सिनेरियो में दोनों निगेटिव लेंगे। तो इस बात को हम ध्यान में रखें कि यहाँ पर करंट जीरो है, करंट माइनस नहीं है, निगेटिव। यहाँ पर चूंकि हमें पता है कि जो अमाउंट ऑफ करंट है, अमाउंट स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड हमेशा या तो जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। अब हम -2 kg आलू तो ला नहीं सकते हैं बाजार से,
या तो नहीं लाएंगे तो 0 kg आलू लाएंगे, या फिर ग्रेटर देन 0 kg आलू लाएंगे, 2 kg, 3 kg, 4 kg। तो इसलिए जो मैग्नीट्यूड है, जो मास है, जो उसको हम निगेटिव साइन से नहीं डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये सिनेरियो है, आप इसको ऐसे लें तो ये इस तरह का, फिर इस तरह का, इस तरह का। तो यहाँ ओम्स लॉ का बस मतलब सिर्फ इतना है कि ओम्स लॉ रिप्रेजेंट्स ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन or negative direction, but it should be always a straight line. There exists a straight line always, and if it doesn't, what does it mean? It means there is no follow of Ohm's law। और जो मटेरियल, जो कंडक्टर ओम्स के लॉ को फॉलो करता है उसको हम कहते हैं ओमिक कंडक्टर, और जो नहीं करता है वो हुआ नॉन ओमिक कंडक्टर। तो क्या सर ऐसी स्थिति भी हो सकती है क्या कि ओम्स के लॉ को कोई फॉलो ना करे? तो आंसर है यस, हो सकती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो ओम्स का लॉ है ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन? सर नहीं समझ पाए कि ये यूनिवर्सल लॉ का क्या कंसेप्ट है। तो यूनिवर्सल लॉ का कंसेप्ट बस इतना है कि यूनिवर्स, दैट मीन्स कहीं भी यूनिवर्स में, मतलब इसका अर्थ ये है कि दैट लॉ शुड बी यूनिक। वो जगह, कहीं प्लेस, किसी फिजिकल सिनेरियो में वो चेंज नहीं हो किसी भी एस्पेक्ट में, वो हमेशा एक डिफिनिटिव डिफिनेशन को डिजर्व करता हो, जो कि यूनिवर्सल लॉ इसीलिए ये, जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ यूनिवर्सल लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन यहाँ पर ओम्स लॉ ये यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि ये किसी खास स्थितियों में, खास मटेरियल में ये चेंज कर जाता है, यानी कि ये लॉ जो है वो फेल्योर हो जाता है, ये लॉ फेल कर जाता है। तो यह इसीलिए इसको हम एक फंडामेंटल लॉ कह सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। अब कहाँ सर ये फेल कर जाता है? तो वहाँ फेल करेगा जहाँ की ये प्रोपोर्शनलिटी जो है V और I के बीच रिलेशन, ये समाप्त हो जाए। V और I में जो एक रिलेशन मेंटेनेंस है वो रिलेशन समाप्त हो जाए। ये स्ट्रेट लाइन का जो कंसेप्ट है, स्ट्रेट लाइन का जो प्रेजेंटेशन है वो ना दिखे, तो हम कहेंगे यहाँ ओम्स लॉ फेल्योर है। और इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि दैट इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। यही तो ओम्स लॉ का लिमिटेशन है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। हालांकि इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे एडवांस क्लासेज में, +2 में, लेकिन फिर भी इनिशियली आप थोड़ी बहुत जानकारी, एक सामान्य जनरल स्टडी, आप जनरल नॉलेज एक रख सकते हैं कि ओम्स लॉ का कुछ ना कुछ लिमिटेशन है और ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। तो कहीं कहीं ये फेलियर हो जाता है, और कैसे फेलियर होता है वो आप संक्षेप में समझें। मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में हम जब अभी कोई करंट नहीं है, क्योंकि अभी ऑलरेडी इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो कैसा है, वो थर्मल वेलोसिटी से है और इरेगुलर मोशन में है। इसीलिए इसके कारण जो एवरेज मोशन होगा वो 0 होगा, और इसके कारण जो एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, क्योंकि इरेगुलर मोशन में है। तो इसके कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में जाएगा नहीं, और इसके कारण जो कन्वेंशनल करंट है उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो करंट 0 होगा। ठीक है, तो इस कोई भी एक सिंपल वायर है जिसमें कि नो करंट,
इन स्पाइट ऑफ बीइंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब इसको हम एक बैटरी यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी से इसको हम जोड़ते हैं। अब इसको हम कनेक्ट कर दिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी से, ये निगेटिव पॉजिटिव, ये ए है ये बी, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अब ये मान लेते हैं कि ये बैटरी है और हम भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए इस पर, तो यहाँ पर जो कन्वेंशनल करंट है ये मान लेते हैं कि आई एम्पियर है, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है ना। अब ये इसको मिल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब इसके कारण ये करंट होगा डायरेक्शन, ठीक है ना। तो होगा क्या कि अगर हम करंट को बढ़ाते जाएं वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएं, करंट बढ़ाते जाएं, तो इस मान लेते हैं कि अभी सपोज कर रहे हैं कि अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अभी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है और बढ़ाएं तो ज़्यादा 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 और मैक्सिमम और मैक्सिमम और मैक्सिमम, तो क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होगा ना कि खास मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर आप कोई भी यूनिट वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर हम कोई भी एक यूनिट सपोज करिए कि यूनिट वॉल्यूम है ये, तो इसमें ढेर सारा इलेक्ट्रॉन तेजी से इंटर करना शुरू करेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा, तो इसके बीच में कोलिजन बहुत ज़्यादा होगा और इस कोलिजन के कारण हीट जनरेट होगा, ये जो हीटिंग इफेक्ट होगा, और हीटिंग इफेक्ट होगा तो क्या होगा कि रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो हमें पता है कि R दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस इज रेजिस्टिविटी L अपॉन A। लंबाई तो फिक्स है किसी खास एस्पेक्ट में, जब हम यूज कर रहे हैं किसी खास वायर को, जब उसी वायर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी लगभग फिक्स ही है, तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये बढ़ जाएगी, क्योंकि आप आगे जान पाएंगे विस्तार में, इसमें बहुत सारी बात होती है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है ना कि रिलैक्सेशन टाइम जो है ना वो कम जाता है, वो जो एम्पलीट्यूड है जो बाउंडेड चार्ज का, जो कि जिससे वो टकराता रहता है, वो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ जो इलेक्ट्रॉन का है जिस पे उसको मूव करना है वो छोटा हो जाता है, तो इस सब कारण के कारण ये रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो फिर फ्लो ऑफ करंट कम हो जाएगा। तो जब हम तार पर अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देते जाते हैं तो जो करस्पॉन्डिंग करंट है वो बढ़ता जाता है, और इस कारण वो तार गर्म हो जाता है, और तार गर्म हो जाता है तो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और उसका ग्राफ कुछ कैसा बनता है कि अगर हम मान लें ये भी है ये I है, तो अब कुछ उसका ग्राफ ऐसा हो जाता है, जबकि होना कैसा चाहिए था, अगर हम स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते तो कुछ इस तरह का होता, लेकिन यहाँ पर डिविएशन हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो अब कांस्टेंट नहीं रहा। यहाँ तक अगर R रेजिस्टेंस था, यहाँ तक अगर R0 था या R था, तो गर्म होने के कारण यहाँ से मान लेते हैं कि ये डेल R रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस R प्लस डेल R हो गया, इसके कारण ये डिविएट करेगा। तो यहाँ पर ओम्स के लॉ का अनुकरण नहीं हुआ, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया। तो ये सिनेरियो है कि अगर हम कंटिन्यूअस करंट फ्लो करते जाते हैं, वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, तो सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा
कि ये जो है ये डिविएट कर जाएगा, यानी कि अब प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो गई। भी बढ़ने के कारण भी आई का वैल्यूएशन उस हिसाब से प्रोपोर्शनल नहीं है। तो ये एक केस है, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है, आप पढ़ेंगे 12th क्लास में सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इसका कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है कि ये इंसुलेटर की तरह भी है। अगर मान लेते हैं रूम टेम्परेचर है और फिर अगर हम उसको ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो फिर उसमें कंडक्टिविटी, उसकी कंडक्शन होने लगता है करंट का, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। मतलब इसको आप ऐसे समझें कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी ये रखता है, ठीक है। इसलिए इसको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। इसमें एक डिवाइस आता है जिसको हम कहते हैं डायोड। डायोड, और इसमें एक आता है पी एन डायोड। पी एन डायोड का मतलब ऐसा कुछ समझें आप, ये पी एन, ये पी, ये एन, तो इसको कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड भी। इसको क्या कहते हैं, पी एन जंक्शन। जंक्शन इसलिए कि मिला हुआ है, एक जगह मिल रहा है, इसीलिए इसको जंक्शन बोलते हैं, पी एन जंक्शन डायोड। ये क्या काम करता है, ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। तो इसका यूज है, जैसे एलईडी जो बल्ब हम लोगों के यहाँ यूज होता है, वो एलईडी क्या है, वो क्या है, लाइट एमिशन डायोड ही तो है, उसका फुल फॉर्म, वो भी लाइट। और फिर उसका ये एक और यूज है, इसको एलईडी में भी यूज करते हैं। दूसरा इसका यूज है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, इसको रेक्टिफायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का क्या काम है, इट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट, जो कि अगली कक्षा में आप पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, मतलब डीसी, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि ये अल्टरनेटिंग करंट, तो इसको ये डायोड जो है पीएन जंक्शन डायोड, ये क्या कर देता है, ये डीसी बना देता है कुछ इस तरह से। ये एसी है और ये डीसी है, ये क्या है, डायोड। इस तरह की दो ये प्रॉपर्टी रखता है कि ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये सब बहुत सारी जानकारी जो है इस सबसे रिलेटेड आप आगे पढ़ें। फिलहाल आप इतना जानें कि ये सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ एक सामान्य जानकारी ये है कि जब पीएन जंक्शन डायोड को हम पी टाइप, यानी इसको हम ऐसे समझें कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो अगर हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है ना, और एन को निगेटिव से जोड़ते हैं, ऐसी व्यवस्था कहलाती है फॉरवर्ड बायस। क्या कहलाती है, फॉरवर्ड बायस। इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और ठीक इसके विपरीत अगर ऐसा हम बदल दें, देखिए पी टाइप को पॉजिटिव से, एन को निगेटिव से, तो फॉरवर्ड बायसिंग। अगर इसको बदल दें कुछ इस तरह का करें, ये पी है, ये एन है, पी को जोड़े निगेटिव से और एन को जोड़े पॉजिटिव से, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये कहलाएगा रिवर्स बायसिंग। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ भी ओम्स का लॉ फॉलो नहीं होता है। और कुछ इसमें पिकुलियरिटी क्या है कि जब हम चेंज कर देते हैं पोलरिटी को, तो न सिर्फ हमको जो उसका जो ग्राफ है वो डायरेक्शन या उसमें जो चेंज ज़्यादा परिलक्षित होता है, बल्कि अमाउंट ऑफ करंट भी काफ़ी चेंज हो जाता है, काफ़ी डिफरेंस हो जाता है दोनों में। क्या होता है देखें एक बार।
मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरह का है, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये 0। तो जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, मतलब पॉजिटिव लेते हैं, इधर मान लीजिए भी निगेटिव ऑफ भी, ये करंट आई, ये आई निगेटिव, समझने के लिए है, समझ जाए, क्योंकि हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो उसका ग्राफ भी और आई का कुछ ऐसा होता है, देखिए, देख रहे हैं ना। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ तक जा रहा है इस तरह से और अचानक बढ़ जाता है, और इसको हम कहते हैं नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। ये सब आगे की बात है, सब आपको याद अभी नहीं रखना है, सब बिल्कुल याद नहीं रखना है, इतना समझना है कि बस उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। और जब हम उसको रिवर्स बायस करते हैं तो वो एकदम नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, इस तरह का करंट फ्लो होता है। और अगर हम बढ़ाते जाते हैं वोल्टेज को, वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये अचानक इस तरह का ग्राफ हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग वोल्टेज, ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये ब्रेकिंग पॉइंट हुआ। तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे जो मुख्य बात है कि यहाँ सिर्फ ये ग्राफ का नेचर नहीं बदला, यहाँ करंट अगर मिली एम्पियर में है तो यहाँ करंट माइक्रो एम्पियर में हो जाती है। देखिए करंट का मैग्नीट्यूड कितना अंतर आ गया, ये है मिली एम्पियर और ये है माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पर देखने योग्य क्या बात है कि यहाँ पर न सिर्फ ये प्रोपोर्शनलिटी चेंज है, डिविएट है, बल्कि क्वांटिटी ऑफ करंट भी बहुत ज़्यादा डिफर करता है। यहाँ जो आई है वो मिली एम्पियर में है, जबकि जो यहाँ करंट है वो माइक्रो एम्पियर में है। तो जो पीएन संधि डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, इस केस में भी ओम का लॉ फॉलो नहीं होता है। तो ये सारी बातें थी स्टूडेंट्स, हम लोग अच्छे से समझ पाए कंसेप्ट को। क्या कि ओम्स का लॉ बस सामान्य भाषा में ये है, जो जनरल थ्योरी ऑफ ओम्स लॉ है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जनरेटिंग करंट, बट condition must be followed. What type of condition? Condition is physical state should be constant. Temperature, density, जो डायमेंशन है हम जिस कंडक्टर को यूज कर रहे हैं, उसका मटेरियल, उसकी लंबाई, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सब मेंटेन होना चाहिए। स्पेसिफिक वैल्यू को कांस्टेंट उस टाइम के लिए होना चाहिए, उस एक्सपेरिमेंट के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो हम समझ पाए ओम्स लॉ से रिलेटेड। तो हम ये उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपका कंसेप्ट ओम्स लॉ से रिलेटेड अच्छे से विकसित हुआ होगा। आप अच्छे से उस पर पकड़ बनाइएगा, धीरे और भी पढ़िए और भी स्टडी कीजिए। और अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को सॉर्ट आउट कर दूँ। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।